हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज कैसे होता है और CO2 हमारे बॉडी से ट्रांसफ़र कैसे होता है। जिस प्रकार हमारे इन्वायरमेंट में हमें आवश्यकता होती है फूड और वाटर जीने के लिए, उसी प्रकार हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन 21% होता है व्याप्त हमारे एयर में और 78% नाइट्रोजन और 0.03% जो है वहाँ कार्बन रहता है। तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, आज की इस वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। कवर करेंगे तो आप सब देख सकते हैं इस पे पूरे 6 टॉपिक हैं। तो आज हम सब पॉइंट 1 देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रीथिंग क्या होता है। तो ब्रीथिंग क्या होता है दोस्तों, जब ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में से और CO2 का हमारे ब्लड में से, एल्वियोली में से, तो उसी को कहते हैं ब्रीथिंग। माने क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वहाँ इंटर करेगा हमारे बॉडी से और हमारा बॉडी रिलीज करेगा क्या, CO2 को। CO2 रिलीज करेगा और ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी तक पहुँचेगा। उसी को कहते हैं क्या, ब्रीथिंग। इसी को कॉमनली कॉल्ड कहा जाता है रेस्पिरेशन। दोस्तों जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वह बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। जब हमारा जो डाइजेशन है वह इसी से होता है। क्यों, कब, जब प्रोटीन टूटता है हमारा। हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लगा दिया है। जब हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वह टूटता है किस में, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह टूटता है किस में, ग्लूकोज में। और जो हमारा फैट है वह टूटता है किस में, फैटी एसिड में। यही एफ है, फैटी एसिड में। जब हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर रहा होता है इन चीज़ों को, तब इन्हें इसी समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो यह सब ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं और CO2 को दे देते हैं किसके पास, एल्वियोली के पास। एल्वियोली के पास। और यही एल्वियोली CO2 को जब पा जाती है, तो यही एल्वियोली जब हम ऐसे हमने करा, ऑक्सीजन को अंदर लिया, जब ऐसे करा तो हमने CO2 को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब कोई अगर इंसान चाहे कि केवल ऑक्सीजन को ले ले, ऐसे करता रहेगा, तब तो वहाँ मर ही जाएगा। तब ऐसा नहीं हो सकता कि केवल वहाँ एक्सहेलेशन, माने वहाँ केवल ऑक्सीजन को लेते रहे और कार्बन डाइऑक्साइड को ना रिलीज करे, तब तो वहाँ मर जाएगा। इसीलिए दोनों करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे सुबह के समय ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन जो है वह इंटर करता है हमारे नाक से और एल्वियोली तक पहुंचता है। एल्वियोली से हमारा जो हेमोग्लोबिन है वह उसको लेता है और सभी सेल टिश्यू को ऐसे बांट कर और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर एल्वियोली के पास दे देता है और एल्वियोली उसे रिलीज करता है। इसी का हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो सबसे पहले जान जाते हैं रेस्पिरेटरी, पहले ये होता क्या है। यहाँ जो रेस्पिरेटरी का मैकेनिज्म होता है, सिंपल जो मैकेनिज्म अभी बता रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म नहीं, जो सिंपल होता है वह डिपेंड होता है कि एनिमल जो है वहाँ कैसे हैबिटेट में रह रहे हैं, मतलब उनका जीवन कैसा है, वहाँ कैसे हैबिटेट में रह रहे हैं और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। माने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है दोस्तों, कि वहाँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, जैसे स्पंजिस और सिलिंड्रेटा, तो इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए स्पंजी है, तो स्पंजी में क्या होता है, जो इनका पूरा बॉडी रहता है, यह कहीं से भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसमें O2 जो है ऑक्सीजन का अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से ही रिलीज कर देते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन होता है। लेकिन जो हम लोग में होता है लंग्स के द्वारा, उसे पुल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं और इसका मैकेनिज्म जो है वह बहुत ही लॉन्ग है। तो CO2 हमने क्या देखा, और जो अर्थवर्म होते हैं उनमें कुछ ट्यूब पाए जाते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब किसमें पाए जाते हैं, अर्थवर्म में। यही से नेटवर्क ऑफ ट्यूब को अर्थवर्म में ट्रेकिया कहा जाता है और वहाँ अपना रेस्पिरेशन इसी से करते हैं। और जो हमारे आर्थ्रोपोड और मोलस्क होते हैं, आर्थ्रोपोड और मोलस्क, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है गिल्स। वहाँ अपना रेस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स से।
ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोड और मोलस्क होते हैं वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स से। जो हमारी मछलियाँ होती हैं, मछली जो है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। तो यदि देखिए हाँ एक एम्फीबियन एम्फीबियन जो है वह रेस्पिरेशन करता है किससे, स्किन के द्वारा। स्किन के द्वारा कौन रेस्पिरेशन करता है, एम्फीबियन जैसे एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉग जो है वह स्किन से अपना रेस्पिरेशन करता है, स्किन से ही ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को रिलीज करेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है, यदि रेस्पिरेशन हमारा लंग्स से हो रहा है और यदि रेस्पिरेशन हमारे स्किन से हो रहा है, तो इनका अलग अलग नाम भी होता है। तो इनका क्या होता है, अलग अलग नाम भी होता है। यदि स्किन से हो रहा है तो इसका नाम क्या हो रहा था, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यह बहुत ज़रूरी है, क्यूटेनियस, यह नाम याद करना। रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, स्किन से हो रहा है, तब यह किस में होता है, फ्रॉग में होता है। यदि लंग्स से हो रहा है जैसे हमारे में, तो उसे क्या कहेंगे, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन लेते हैं दोस्तों, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। यदि गिल्स से हो तो उसे क्या कहेंगे, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी माने हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसके कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में देखेंगे। पहले इसे रिवीजन कर देते हैं। 21% जो हमारा ऑक्सीजन है वह व्याप्त है पूरे एटमॉस्फेयर में। हमारा जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। उसी ब्रीथिंग को कहा जाता है कॉमनली कॉल्ड उसे रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग समझ लीजिए एक ही है। तो इसके बाद जो हमारा हम जो खाना खाते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने बताया था, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वह टूटता है ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में और फैट जो है फैटी एसिड में। जब यह तीनों टूटता है तो यदि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब यह कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको ऑक्सीजन जब मिलता है तब यह क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं और बनाते हैं ATP। यह ATP क्या है, वही एनर्जी है जो हमने बताया था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, जिससे हमारी पूरे दिन की प्रतिक्रिया चलती है। इसी ATP से हमारे पूरे दिन की प्रतिक्रिया चलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और यही CO2 को जो रिलीज करते हैं, ये हमने CO2 को रिलीज कर दिया। और ऑक्सीजन को लेना है तो ऐसे करा जाता है। ठीक, तो हमने ये बता दिया। इसके बाद हमने क्या बताया कि जो रेस्पिरेशन है वहाँ अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग उनका ऑर्गन होता है जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे यदि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पंजिस और सिलेंट्रेटा है तो वहाँ अपना सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। यदि कोई गिल्स से रेस्पिरेशन करता है उसका ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स से करता है पुल्मोनरी, स्किन से करता है क्यूटेनियस। लंग्स से करते हैं कौन, हम लोग मैमेलियंस, और गिल्स से करता है कौन, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड। स्किन से करता है कौन, फ्रॉग जो है हमारा स्किन से करता है। अब इससे हम लोग इरेज कर देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोस्तों सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है उसको देख लेते हैं। इसके बाद जानेंगे इनके मैकेनिज्म को अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ जो फिगर है यह किसका है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी पार्ट हैं उनका फिगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसी में जो नोस्ट्रिल होता है दोस्तों, जो नोस्ट्रिल होता है इसी के ऊपर पाए जाते हैं ओल्फैक्टरी रीजन, जो कि हमें सेंस ऑफ स्मेल कराते हैं। यही सेंस ऑफ स्मेल दोस्तों, जब कोई बाहरी पार्टिकल या बाहरी कण हमारे नाक में आकर घुस जाता है तो हमारा जो यही सेंस ऑफ ऑर्गन जाता है और ब्रेन के पास बताता है। तब ब्रेन सिग्नल देता है फेफड़ा को, फेफड़ा पूरा फूल जाता है। जब वह फूल जाता है तो यहाँ छींक आती है हमें, जब हम छींकते हैं तो जो हमारा जो फॉरेन पार्टिकल रहता है वह बाहर निकल जाता है, जिससे हमें कोई डिसीज को जो बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए जो हमारा ओल्फैक्टरी रीजन सेंस ऑफ स्मेल जिसे कहा जाता है यहाँ बहुत ज़रूरी है। सेंस ऑफ स्मेल यहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो हमारा नोज है इसी के ऊपर पाया जाता है। यहाँ जो नोज में जो हेयर है छोटे, इसी के ऊपर पाया जाता है, यहाँ हमारा सेंस ऑफ स्मेल। इसके बाद आगे जाएंगे नसल चैम्बर में, तो यहाँ क्या पाया जाएगा आपको, फाइनिक्स। अब वीडियो में देखिए हम वीडियो बनाकर कैसे आपको बताएं। तो फाइनिक्स जो है वहाँ ओपन होता है किसमें, ट्रेकिया में। अब यही ट्रेकिया इसका मेन ब्रांच है। इसके बीच में आता है दोस्तों एक लाइनिक्स। यहाँ लाइनिक्स क्या होता है, यहाँ बना होता है कुछ कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होती है उसे कार्टिलेज कहते हैं। लाइनिक्स हेल्प करता है हमारे साउंड प्रोडक्शन में। साउंड जैसे कोई जोर से बोल रहा है उसका लाइनिक्स मतलब
ज़्यादा है, उसका आवाज़ ज़्यादा है, तो हम धीरे बोल रहे हैं तो हमारा लाइनिक्स स्लो है। तो जो लाइनिक्स होता है वह कंट्रोल करता है हमारे वॉइस को। जो हमारा जीभ है वह भले ही मूव कर रहा है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है असली वॉइस? लाइनिक्स। तो यहाँ लाइनिक्स हेल्प करता है हमारे प्रोडक्शन को, वॉइस को, प्रोडक्शन को। जो ट्रेकिया होता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार का होता है सामने, ठीक है। ट्रेकिया के ऊपर पाया जाता है एक ग्लोटिस, ऐसे ग्लोटिस। फिर इसके ऊपर पाया जाता है एक इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस। यहाँ इपिग्लोटिस का बहुत ही मेन फंक्शन होता है, यहाँ एक ढक्कन का काम करता है। जैसे ये इपिग्लोटिस हो गया, तो यहाँ हो गया आइसोफेगस, आइसोफेगस। जब हम फूड खाते हैं तो आइसोफेगस में आना चाहिए, तो एपिग्लोटिस इसको कवर कर देगा पूरी तरह से, और हमारा फूड जो है यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो सांस आइसोफेगस में थोड़ी ना जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा। तो वह क्या करता है, आइसोफेगस को कवर कर देता है, कौन? एपिग्लोटिस। और हमारा जो सांस है वह ट्रेकिया से चला आता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, सही रास्ता दिखाता है। जैसे एक टीचर होता है सही रास्ता दिखाने वाला, इसी प्रकार जो हमारा बॉडी होता है अंदर का, वहीं एपिग्लोटिस का काम करता है, कौन? टीचर का। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, हवा को हवा का रास्ता दिखाएगा और खाना को खाना का रास्ता दिखाएगा और उन्हें सही मार्ग पर पहुंचाएगा। यदि यह एपिग्लोटिस गुस्सा गया तब आप रह जाएंगे, निपुट जाएंगे। तो एपिग्लोटिस का रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, सही रहना, रहना नहीं, सही रहना। तो ट्रेकिया जो है, इसके फिफ्थ थोरेसिक कैविटी कर, यहाँ एक इनकम्प्लीट सी वाले पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो फिफ्थ थोरेसिक कैविटी होता है वह डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक प्राइमरी ब्रोंकाई इसे कहते हैं। तो यहाँ फिफ्थ थोरेसिक पार्ट होता है। देखिए ये इनकम्प्लीट है, केवल पोस्टीरियर साइड, माने जो बाहर का साइड है इसी प्रकार यहाँ लगा हुआ रहता है। इनकम्प्लीट सीरिंग, इसे क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट सीरिंग, वो भी पोस्टीरियर साइड पाया जाता है। दोस्तों, जो हमारा स्टर्नम हड्डी होता है, स्टर्नम, जिससे हमारी रिब्स आकर जुड़ी रहती हैं, वो हमारे जो लंग्स होते हैं उन्हें बहुत ही सहायता करता है प्रोटेक्ट देने में। उसे सहायता सबसे ज़्यादा करता है लंग्स। और लंग्स का सहायता और हार्ट का सहायता यदि प्रोटेक्शन में कोई करता है तो है हमारी रिब्स। यदि रिब्स ना रहे, कोई एक ऐसे ऊँचा मार देगा तो आप ऐसे पतील हो जाएंगे, तो पचक के वहीं मर जाएंगे। लेकिन जो हमारा रिब्स होता है वो उससे बचाए रहता है। तो यहाँ प्राइमरी ब्रोंकाई में यहाँ से डिवाइड होंगे, फिर यहाँ से 3 में डिवाइड होंगे और यहाँ से 2। तो जो हमारा लेफ्ट होता है, जो लेफ्ट हमारा लंग्स होता है वह थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यहीं पर सिचुएटेड रहता है हमारा हार्ट। आप इमेज में देख रहे होंगे, तो हार्ट हमारा सिचुएटेड रहता है। इसी प्रकार जो लेफ्ट लंग होता है वह थोड़ा सा छोटा रहता है। और यहीं एक पाया जाता है डोम शेप्ड, माने गुंबज शेप्ड का पाया जाता है हमारा, कौन? डीएफ्राम है। यह डीएफ्राम करता है हमारे कंट्रोल, हमारे लंग्स को। कैसे? जब हम ऐसे सांस लेते हैं डीएफ्राम ऐसे ऊपर हो जाता है, जब हम ऐसे करते हैं डीएफ्राम रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ डीएफ्राम का भी बहुत ही मेन फंक्शन होता है दोस्तों, लंग्स के मामले में लेकर। अब हम सब देखते हैं जो नाक है, यहाँ जब हम एयर लेते हैं तो यहाँ इसका फ़ायदा क्या होता है। तो जो हम नाक से हवा अंदर लेते हैं तो ये क्या करता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है, मानिए इसके ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि हमारे यदि गर्म रहेगा तो उसे ठंडा कर देगा, यदि उसे ठंडा रहेगा तो गर्म। हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर ही जो ऑक्सीजन है वह हमारे अंदर जाना चाहिए, नहीं तो हमारा बॉडी उसे इनकार कर देगा और हमारी जो ट्रेकिया हैं वह भी जल सकती हैं इसके कारण। इसीलिए ऐसा होता है कि जो हमारी ट्रेकिया होती हैं उन्हें चाहिए एक फ्रेश एयर, 37 डिग्री का एयर चाहिए, और जो है कूलर का काम करता है, और कूलर की वजह से सही हो जाता है। कंडक्टिंग पार्ट एक होता है जो हमारा रेस्पिरेशन कर रहा होता है मेन, वह पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कौन सा हो गया, जो हमारा नस्ट्रिल है और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक था, जहाँ वह एल्वियोली से अटैच था, उसे कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। यहाँ क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन को अंदर लंग्स के पास ले जाता है कंडक्ट कर कर, और CO2 को यहाँ से लेकर नस्ट्रिल के पास ले आता है और यहीं से रिलीज होता है। यहाँ क्या हो गया, कंडक्टिंग पार्ट यहाँ हो गया। और उसका फंक्शन क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, जिससे हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर वहाँ एयर भी अंदर जा सके और जितने भी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उनको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर सके। अब हम सब देखेंगे मैकेनिज्म में क्या होता है दोस्तों, एक होता है एक्सपायरेशन, एक होता है इंस्पायरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या करता है, जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, इनटेक करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, जैसे हमने ऐसे कर रहे हैं तो हम
कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेने के दौरान क्या क्या होता है हम इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके बारे में। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जब हम करेंगे तो हमारा जो यहाँ थोरेसिक वॉल्यूम है यहाँ बढ़ जाएगा। क्या करेंगे, थोरेसिक जो है, थोरेसिक यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होंगे तब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ ज़्यादा होगा इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह ज़्यादा होगा किससे, जो हमारे अंदर प्रेशर है उससे ज़्यादा होगा कौन, इंट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा डियाफ्राम का। कॉन्ट्रैक्शन कौन किसका होगा, डायफ्राम। डायफ्राम दोस्तों क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है इसी के नीचे एक गुंबद टाइप पाया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, तभी जो हमारा लंग्स है वह वर्क कर सकता है। यदि किसी का डियाफ्राम टूट जाए तो वह ऐसे वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, वह बिना सांस लेते लेते वहीं मर जाएगा। इसीलिए यहाँ जो डियाफ्राम है वहाँ बहुत जरूरी है। किसी का डियाफ्राम टूट जाएगा तो वहाँ यस जो लंग्स है उसे ऊपर ही नहीं कर पाएगा। डियाफ्राम की मदद, जब डियाफ्राम ऐसे ऊपर होता है तभी लंग्स जो है हमारा थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। अगर डियाफ्राम खराब हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, ऑक्सीजन को जब लेते हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम देखिए, हमने ऑक्सीजन लिया, जो हमारा लंग्स है वहाँ भी बढ़ गया। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ ज़्यादा है ही, और डायफ्राम यहाँ है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो डायफ्राम ऐसे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ऊपर हो गया। इसके बाद जब रिलैक्स होगा तब वहाँ एक्सपायरेशन में होगा। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं किसको, CO2 को। CO2 इसमें प्रेशर कम था तो इसमें प्रेशर क्या होगा, इसमें प्रेशर कम, इसमें प्रेशर ज़्यादा था तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसमें डियाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो इसमें क्या करेगा, रिलैक्स। क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो इस पूरे के दौरान हम सब देखते हैं एक एक्सपायरेशन होता है, एक इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन किसे कहते हैं, जब हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होते हैं। एक्सपायरेशन जब हम एल्वियोली से और पूरे कंडक्टिंग पार्ट से CO2 को रिलीज कर रहे होते हैं, उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। इसी एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहा जाता है, इंस्पायरेशन को इनहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन को अंदर लेना। एक्सपायरेशन का मतलब क्या हुआ, CO2 को रिलीज करना। तो हम लोग देखेंगे जो यह पूरा प्रोसेस होता है इसको किससे नापा जाता है, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं। एक हेल्थी ह्यूमन जो है वह 12 से 16 बार पर मिनट सांस लेता है, माने 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। यदि स्पायरोमीटर से नापने के बाद वह 12 से 16 बार सांस नहीं ले रहा है तो वह उसमें कोई ना कोई रेस्पिरेशन से लेकर उसमें कोई ना कोई बीमारी है। तो रेस्पिरेशन हमने बताया है आपको, इसमें कितने स्टेप होते हैं और यहाँ कैसे मैकेनिज्म इसका क्या होता है, और इसे किससे नापा जाता है, स्पायरोमीटर से। एक बार हम पूरा रेस्पिरेशन का फॉलोइंग स्टेप देख लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर बता रहे हैं, ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाला, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ, जो कंडक्टिंग पार्ट है ह्यूमिडिफाई करता है और बॉडी के टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वह पहुँचाता है एल्वियोली तक। एल्वियोली से CO2 लेता है, एल्वियोली जो है वह CO2 लेता है हेमोग्लोबिन से और वहाँ से लेकर वहाँ पहुँचा देता है वहाँ। अब जो ऑक्सीजन होता है वहाँ उसी समय जो हमारा हार्ट है वह पंप कर रहा होता है ऑक्सीजन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुँचा है उसी समय जो हमारा ऑक्सीजन है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर और नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देगा। चौथा स्टेप क्या हुआ, जो से बॉडी हमारे सेल हैं वहाँ बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन्हें जहाँ भी ऑक्सीजन चाहे, जहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाकर उसे दे देते हैं। पांचवा स्टेप हमारा क्या हो गया, जो सेल हैं, जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है वह करते हैं हमारे सेल और CO2 को रिलीज कर देते हैं। तो अब हम सब देखेंगे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी होती है वहाँ क्या क्या होती है। तो अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। जो हमारा लंग्स है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कि वह कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में वह स्टोर कर सकता है, कितना एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन हमारा भर सकता है। तो जो एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम, यह जो टाइडल वॉल्यूम है वह कितना होता है, 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है हमारा नॉर्मल एक बार में। और हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। तो 12 से 16 बार यदि इसका इसमें गुणा कर दें तो 1 मिनट में हम कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन लेते हैं और कितना CO2 रिलीज करते हैं वह आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 12 पंजे 60, 6000 से
8,000 तक, 6,000 से 8,000 मिलीलीटर तक हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद हमारा होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें क्या होता है दोस्तों? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें हम कितना फोर्स फुल लगाकर हम अपने लंग्स को, माने हम जैसे ऐसे फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाकर हम स्टोर कर सकते हैं ऑक्सीजन को। दोस्तों एक बार में हम कितना फोर्स लगाकर ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं, इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे हमने सीखा, तो हम लोग कितना रख सकते हैं? 2500 से 3000 मिलीलीटर ऑक्सीजन को हम लोग एक बार में स्टोर कर सकते हैं। 2500 से 3000 मिलीलीटर तक ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। देखिए, एक जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, वह होता है 500 मिलीलीटर एक बार में। और जो हमारी पूरी कैपेसिटी होती है, जब हम फोर्स लगाकर सांस लेना चाहे, तो हम 2500 से 3000 मिलीलीटर ऑक्सीजन को पूरे एल्वियोली तक भरा सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बदले यहाँ एक्सपायरेटरी कर दीजिए, एक्सपायरेटरी, फिर रिजर्व यही रहेगा, वॉल्यूम यही रहेगा। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है? हम कितना फोर्स लगाकर एक्सपायरेशन माने CO2 को रिलीज कर सकते हैं। जैसे CO2 को रिलीज करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम कितना फोर्स लगाकर CO2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, कितना ऑक्सीजन हम CO2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो कितना हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों? 1000 से 1100 तक, 1000 से 1100 मिलीलीटर तक हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपिरेशन में 500 मिलीलीटर हम एक बार में कर सकते हैं, और जब पूरा 1 मिनट का निकालेंगे तो 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट का हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम फोर्सफुल कितना, फोर्सिबल कितना हम ऑक्सीजन को इनटेक कर सकते हैं, तो 2500 से 3000 मिलीलीटर तक। इसके बाद हम फोर्स लगाकर कितना CO2 को रिलीज कर सकते हैं? 1000 से 1100 तक। इसके बाद जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, जब हम फोर्स लगाकर क्या करेंगे? जब हम फोर्स लगाकर CO2 को रिलीज करेंगे, तो ऐसा नहीं है पूरा जो ऑक्सीजन और CO2 है वहाँ बाहर आ जाएगा। जो CO2 है वहाँ कितना बचा रहेगा, उसी को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, माने RV। तो इसे क्या कहेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम यह कितना होता है दोस्तों? तो यह होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर तक। यह होता है कितना? 1100 से 1200 मिलीलीटर, जिसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे इस वक्त यदि नॉर्मल ऐसे देखा जाए, हम फोर्सफुल एक्सपायरेटरी करके हमारे अंदर 1100 से 1200 मिलीलीटर हमारा बचा होगा। तो अब इसको इरेज करके इसके बाद देखते हैं रेस्पिरेटरी की कैपेसिटी कितनी होती है। तो अब हम लोग देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दोस्तों क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो हम एक नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं और एक जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन है उससे मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो नॉर्मल वाले को हम क्या कर रहे थे? तो TB, और जो हम फोर्सफुल करके इंस्पायर करते हैं उसे कहते हैं IRV, माने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो TB और IRV को मिला देंगे तो क्या निकल जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेशन कैपेसिटी दोस्तों क्या होता है? एक नॉर्मल वाला एक्सपायरेशन जोड़ दीजिए और एक जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उन्हें जोड़ दीजिए, ERV। देखिए, तो टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 मिलीलीटर हम एक बार में लेते थे। IRV कितना हो गया? 2500 से 3000 तक, 2500 से 3000 तक। इन दोनों को जोड़ के जो नॉर्मल निकाल देंगे वही, इससे भी इसका भी 500 ही हो गया। और ERV कितना था हमारा? 1000 से 1100 था, 1000 से 1100 मिलीलीटर तक। तो यह निकाल देंगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारा निकल आएगा। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी दोस्तों क्या है? नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे थे, उसके बाद जो लंग्स में हमारे बच रहा था एयर, उसे कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। और जो हम एक फोर्सफुल कर रहे थे एक्सपायरेशन, माने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे जोड़ देंगे तो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV को जोड़ देंगे तो हमारा फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाएगा। तो हमने 3 चीज़ बताया आपको। एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो कि नॉर्मल और IRV को जोड़ देंगे, EC क्या होता है? TB ERV को जोड़ देंगे,
फंक्शनल ERV और प्लस RV को जोड़ देंगे। अब हम सब देखेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी दोस्तों क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, नॉर्मल नहीं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो लंग्स में हमारे बच जाता है उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी हमारा क्या हो गया? TB हो गया और ERV और IRV, ये क्या हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। अब हम लोग सब देखते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो शुरुआत में जो हमने चारों पढ़ा है टोटल लंग्स कैपेसिटी में, चारों को जोड़ देंगे। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा है? नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन को क्या कहते हैं? तो टाइडल वैल्यू। इसके बाद जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं उसका नाम होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। इसके बाद जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसका नाम होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। इसके बाद जो हमारा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में एयर बच जाता है उसका मतलब होता है रेसिडुअल वैल्यू। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी आएगा। और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? शुरुआत के तीनों को जोड़िए, TB, ERV और IRV को। अब हम सब देखते हैं क्या ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसेस का एल्वियोली के थ्रू, और उसमें जो बिटवीन होता था, जो O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता था ऑक्सीजन और ब्लड में, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। इसे इरेज कर देते हैं। तो अब हम सब देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आदान प्रदान कैसे होता है हमारे बॉडी टिश्यू में CO2 और O2 का। O2 हमारे बॉडी टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। उसी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वह होता है एल्वियोली। एल्वियोली दोस्तों क्या होता है? एक स्पेशल वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि एयर को फिल करने की कैपेसिटी होती है, वही होता है हमारा एल्वियोली। एल्वियोली जो है वह प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। एल्वियोली जो है वह स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका पूरा। तो एल्वियोली के बाद हम लोग देखते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वह इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं थ्री फैक्टर इफेक्ट करते हैं जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। सबसे पहला है सोलिबिलिटी ऑफ गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों होता है वह 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल रहता है देन ऑक्सीजन से। 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल रहता है हमारा जो वो है। दूसरा हमारा क्या हो गया? थिकनेस ऑफ वॉल। जो इसकी वाल होती हैं वह 1 मिलीमीटर से ज़्यादा थिक होती हैं। वह 3 पाया जाता है। एक जो हमारा होता है वह होता है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, सबसे ऊपर पाया जाता है हमारा थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा हमारा हो गया इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। और तीसरा हमारा हो गया बेसमेंट सबस्टेंस जो भी होता है। तीसरा हमारा हो गया बेसमेंट सबस्टेंस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और थिकनेस ऑफ वॉल जो कि इसमें 3 पाए जाते हैं, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज और एक बेसमेंट सबस्टेंस। और लास्ट में हमारा जो हो गया वह है कौन? प्रेशर ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट। दोस्तों प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे जितने भी गैस अवेलेबल हैं, केवल एक इंडिविजुअल गैस के कारण जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होता है, एक इंडिविजुअल गैस जैसे O2 के कारण जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा उसे हम O2 का प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। जो CO2 के कारण होगा उसे CO2 का प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। अब हम लोग इसे इरेज करके और इसका इमेज बनाकर पूरे डिटेल में स्टडी करते हैं। चेंज ऑफ गैसेस अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप सब यहाँ एक क्लियर डायग्राम देख रहे होंगे, लेकिन हम डायग्राम बनाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए सिंपल डिफ्यूजन होता है बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन और CO2 के बीच में। तो ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा रहे और कहीं चीज़ कम रहे तो ज़्यादा से कम के पास जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बॉडी टिश्यू है, यहाँ से CO2 ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वह CO2 को ले जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पार्शियल प्रेशर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का वह ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है। तो यहाँ से लेकर जाता है उसको राइट वेंट्रिकल से, फिर राइट एट्रियम में। इसके बाद राइट एट्रियम से हमारा ब्लड जो है वहाँ जाता है लंग्स के पास, और लंग्स में हमारे पाए जाते हैं एल्वियोली।
तो एल्वियोली जो है, एल्वियोली में इसका प्रेशर रहता है 40 mmHg और डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर रहता है तो 45। तो 45 से 40 क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ किसका, CO2 का। तो वहीं से एल्वियोली किसके पास एल्वियोली के पास क्या पहुंच जाएगा, CO2। CO2 एल्वियोली को क्या कर लेगा, पैक। और उसके पास जो ऑक्सीजन होगा उसका पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg और जो इसमें जो पुल्मोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर रहता है वह रहता है 95 mmHg। तो इसमें से 104 में से 95 में ये डिफ्यूज होगा। तो यहाँ से जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ पहुँच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बाद एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यू में पहुँच जाता है और बॉडी टिश्यू में जब वहाँ पहुँचता है तो फिर से वही प्रोसेस दोबारा होता है।